एवरीवन वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिए सो दैट यू आर गोइंग टू गेट अ वंडरफुल नॉलेज। एंड ऑल्सो डाउनलोड माय सिविल ब्रेन्स ऐप, जहाँ पे मैंने आपको 2 कोर्स फ्री में दिया है, जिससे आपका अपने नॉलेज को इंप्रूव कर सकते हैं एंड यू कैन अपग्रेड योर नॉलेज। एंड ये क्यूआर कोड है, ऐप को डाउनलोड करने के लिए यू कैन डाउनलोड सिविल ब्रेन्स ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। एंड ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज है जिन्होंने कोर्स में एनरोलमेंट करके गॉट अ बेटर नॉलेज। एंड मेरे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस है, डेफिनेटली चेक इट आउट सो दैट यू गेट अ वंडरफुल नॉलेज। एंड ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज है जिन्होंने हमारे कोर्स में एनरोलमेंट किया था and who have upgraded their knowledge and all. तो definitely make use of this free course so that you can upgrade your knowledge. इस वीडियो को हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे एंड वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर। सो अभी तक मैंने आपको सारे प्रोसीजर एक्सप्लेन किए, किस तरह से साइट पे काम करने हैं, सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेनेशन किया है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। अगर मैं आपको इस तरह से कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट दे दूं, या मान लो आपको इस तरह से कोई कंस्ट्रक्शन साइट मिलेगा, क्या आप इसको पूरा हैंडल कर सकते हो? डेफिनेटली यू कैन हैंडल। तो अभी हैंडल मतलब क्या है? आपको एग्जीक्यूशन करने का नॉलेज है, ठीक है। आपको एस्टिमेशन करने का नॉलेज, अभी तक जितना मैंने पढ़ा उतना तो एस्टिमेशन आप कर सकते हो। क्वालिटी को कैसे ध्यान में रख के काम करना है, चेकलिस्ट के हिसाब से कैसे काम करना है, वो सारे चीज आपको पता है। इतना तो आप हैंडल कर पाओगे ना। जैसे मान लो मैंने ए वाला साइड भी दे दिया लेटेस्ट से, अभी तक मैंने स्लैब का आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, फिर भी लेटेस्ट से आगे जाके आप उतना तो सीख लोगे, आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तक आपने क्या क्या सीखा मेरे अंडर यहाँ तक? एक तो आपने चेकलिस्ट को कैसे देखना है उसके बारे में आपने समझा, बीओक्यू को कैसे पढ़ना है उसके बारे में नॉलेज है आपको, एस्टिमेशन के बारे में नॉलेज है। फिर आपने जो भी क्वालिटी के साथ कैसे काम करना है उसका नॉलेज आपको मिला, एस्टिमेशन एंड कॉस्ट को कैसे निकालना है वो भी आपको नॉलेज मिला। एक चीज के ऊपर आपने फोकस नहीं किया। आई गिव यू जस्ट अनदर 5 सेकेंड। बस सोचो कि अभी तक हमने जितना भी पढ़ाई सब कुछ आपको समझ में आएगा, पर मैंने एक चीज के ऊपर आपको फोकस नहीं करा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट 5 सेकेंड का टाइम लो, सोचो कि ये कौन सा वो एस्पेक्ट है जो अभी तक मैंने आपको एक्सप्लेनेशन नहीं किया। सो दैट एस्पेक्ट इज योर टाइम एंड प्लानिंग। मतलब टाइम एंड प्लानिंग का मतलब क्या है? आपने यहाँ तक तो पूरा काम देख लिया, क्या आपने कभी सोचा कि जो हमारा फर्स्ट एक्सकवेशन हमने किया था, वहां से लेके जो मेरा फुटिंग कास्टिंग तक हुआ, कितना दिन मैंने स्पेंड किया, कितना लेबर को लगा दिया, अभी तक कितना खर्चा हुआ है? आपने कभी सोचा इसके बारे में? नहीं सोचा। आप बस जो मैं पढ़ा रहा था उसके पीछे आप मेरे साथ साथ आप पढ़ रहे थे, कॉन्सेप्ट आप समझ रहे थे। पर इन अनदर डायरेक्शन आपने कभी सोचा नहीं कि फर्स्ट मेरा एक्सकवेशन का जो सेंट्रल मार्किंग साइड क्लियरिंग कौन सा दिन आपने स्टार्ट किया था, आज फुटिंग का हमने कॉन्क्रीटिंग भी किया, तो वहां से आज तक कितना दिन चला गया, कितने लेबर मेरे साइट पे काम कर रहे थे, ठीक है, कितने महीने हो गए, और आगे जाके कितने महीने हैं मेरे को पूरा प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए, उसके ऊपर आपने कभी फोकस ही नहीं किया, राइट। सो whenever you are working on the construction site, this is something which you have to think। आपको देखना है कि प्रोजेक्ट को मैंने कब स्टार्ट किया था, कब मेरे प्रोजेक्ट को हैंड ओवर करने। अभी लेट से आपने 2 महीने तक आप साइट पे काम कर, तो 2 महीने तक मेरे को कितना काम करना था, मैंने कितने काम किया, 2 महीने तक क्लाइंट के हिसाब से कितने करोड़ का प्रोजेक्ट मेरे को खत्म करके देना था, मैं कितना करोड़ का प्रोजेक्ट अभी तक मैंने खत्म करके दिया, तो कितने डिले चल रहा हूँ या मान लो कितना आगे चल रहा हूँ, आपने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। सो ऑलवेज यू शुड थिंक इन ऑल दिस डायरेक्शन। उसके लिए अगेन आई टेल यू वन थिंग। जब आप कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हो, अलग अलग इंजीनियर्स होते हैं। जो कोर्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस कोर्स से आप साइट इंजीनियर बन सकते हो। तो फर्स्ट इज आपका एक साइट इंजीनियर होता है जो इसके बारे में थिंक करता है कि एग्जीक्यूशन को कैसे करना है। दूसरा एक और इंजीनियर होता है जिसका नाम है, टेल मी, इसका नाम है क्यूए किसी इंजीनियर। तो मेरा क्यूए किसी का भी कोर्स अवेलेबल है, इसको करने के बाद उसमें आप एनरोल कर लेना। क्यूए किसी इंजीनियर क्या करेगा, ज्यादातर क्वालिटी के ऊपर फोकस करेगा, डॉक्यूमेंटेशन कराएगा, वो सारी चीज मैंने आपको एक्सप्लेनेशन किया। इसके बाद एक और इंजीनियर होता है, वो होता है कॉस्ट इंजीनियर, या यू कैन कॉल हिम एज एस्टिमेशन इंजीनियर। ओके, फाइन। एक और इंजीनियर जो ऑफिस में बैठ के एस्टिमेशन बनाना, बीबीएस बनाना, कॉन्ट्रैक्ट्स का डॉक्यूमेंट्स देखना, वो सारे चीज काम करेगा। फिर इसके बाद एक और इंजीनियर होता है, वो होता है बिल्डिंग इंजीनियर। तो बिल्डिंग इंजीनियर क्या करेगा, जितना भी काम आपने किया, जैसे हमने अभी तक फुटिंग तक काम किया है, तो जितना आपने काम किया है, क्लाइंट आपको पैसा देगा कॉन्ट्रैक्टर को, तो कितना कॉन्ट्रैक्टर को पैसा लेना है, अभी तक कितना काम किया है, कितना आपने बोला था काम करने के लिए, उसने अभी तक कितना काम किया है, उसके लिए बिल बना के देना, पैसा आएगा तभी तो आप अपने एम्प्लॉयज को पैसे दे सकते। बिलिंग इंजीनियर का काम रहेगा कि कहाँ कहाँ से पैसा लेना है, कितना काम हो, वो सारी चीज उसका काम है। इसके अलावा, और इसके अलावा और भी बहुत सारे पोजीशन है। मेन अनदर थिंग इज कॉल्ड एज अ प्लानिंग इंजीनियर। प्लानिंग इंजीनियर, ये कौन सा प्लानिंग इंजीनियर है? ओके, हाँ, बिफोर दिस अगेन यू रिक्वायर आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चर इंजीनियर, वो छोड़ दो, प्री कंस्ट्रक्शन में आएंगे। प्लानिंग इंजीनियर क्या करेगा, अभी जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेट्स से वो 2 साल का प्रोजेक्ट है, 2 ईयर प्रोजेक्ट,
तो अगर 2 ईयर का प्रोजेक्ट है तो अब अगर आप आज स्टार्ट करोगे, अगले 3 महीने तक आपको कितना काम करना है, उस नेक्स्ट 6 महीने तक आपको कितना कितना काम करना है, 1 साल के अंदर कितना काम करना है, कितने मैन पावर आपके साइट पे चाहिए, कितने लेबर्स चाहिए, कितने मशीनरीज चाहिए, ये सारे चीज ये बंदा प्लान करेगा। जैसा ये बंदा प्लान करके देगा, एज ए साइट इंजीनियर यू शुड मेक श्योर कि उसका जो टारगेट है वो आपको अचीव करना है कंस्ट्रक्शन साइट पे। ठीक है, यू आर गेटिंग माई पॉइंट ना? फाइन। अब वो बंदा क्या करेगा वो मैं आपको बता दूंगा। अब मैं ये सारी चीज क्यों बता रहा हूँ? आई विल नेवर रिकमेंड यू टू वर्क एज अ साइट इंजीनियर थ्रू आउट योर लाइफ। अगर आपके खुद का कंसल्टेंसी ओपन करना चाहे तो आप साइट इंजीनियर और उसके बाद आप स्ट्रक्चर इंजीनियर का काम करो, नो प्रॉब्लम। पर अगर आप बड़े बड़े कंपनीज में काम करोगे, थ्रू आउट योर लाइफ यू विल नॉट बी वर्किंग एज अ साइट इंजीनियर। आप 1.5 से 2 साल तक साइट इंजीनियर का जॉब करो, फिर वहां से चाहे तो आप क्यूए किसी में चले जाओ, नहीं तो यहाँ से चाहे तो आप कॉस्ट और एस्टिमेशन इंजीनियर में चले जाओ, नहीं तो यहाँ से आप बिल्डिंग इंजीनियर में चले जाओ, नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ से प्लानिंग इंजीनियर में आ जाना, क्योंकि ये सारे चीज जो है ना, तीनों ही आपका ऑफिस वाला जॉब है। ठीक है, फाइन। अब वहां पे जाने के लिए आपको कैसे सोचना है साइट पे, वो उसके बारे में मैं आपको फोकस कराऊंगा अभी। ठीक है, फाइन। दिस इज अंडरस्टूड, यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है? फाइन। तो एक्चुअली होता क्या, प्लानिंग इंजीनियर सब क्या करेंगे उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। फर्स्ट मैं आपको छोटा सा एक प्लान बता दूंगा। देखो एक प्लान है, ठीक है, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। ये आपका पूरा एक प्लान है कि अगर एक बिल्डिंग में बना रहा हूँ, ठीक है, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज आएंगे। अर्थवर्क आएगा, देखो ये चार्ट आपको मिलेगा नहीं, साइट इंजीनियर वाले कोर्स में नहीं दूंगा, आप चाहे तो इसका फोटो निकालो, क्योंकि मेरा प्लानिंग इंजीनियर का कोर्स है, वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है। क्योंकि वो सब आपको नहीं चाहिए इस लेवल पे। आपको सीखना है तो बाद में एनरोल करके सीख लेना। तो अर्थवर्क, पीसीसी, पीसीसी के बाद रीइंफोर्समेंट का काम किया, फिर हमने फॉर्मवर्क का काम किया, फिर हमने कॉन्क्रीटिंग का काम किया, फुटिंग का। तो हम यहाँ पे डेट लगाएंगे कि मेरा अर्थवर्क कब स्टार्ट होगा, 1 अगस्त को स्टार्ट होगा, ठीक है। तो 30 दिन लगेगा मेरे को पूरे बिल्डिंग का एक्सकवेशन करने के लिए। तो मेरा जो अर्थवर्क का काम है कब खत्म होगा, 31 अगस्त को खत्म होगा। फिर पीसीसी का काम कब स्टार्ट करोगे? क्या तुम्हें पूरा एक्सकवेशन करने के बाद ये पीसीसी का काम करना है क्या? नहीं करना है। अगर आप वैसे करोगे, आपका जो प्रोजेक्ट 1.5 साल 2 साल में खत्म होने वाला था ना, आप 4-5 साल लगाओगे। क्यों? अगर आप यहाँ पे देखोगे इस इमेज को, यहाँ पे बताओ क्या क्या काम चल रहा है। एक जगह पे एक्सकवेशन हो रहा है, दूसरे जगह पे पीसीसी का काम चल रहा है, तीसरे इसके पीछे देखो बंदा रीइंफोर्समेंट का काम करा रहे हैं, इस वाले एरिया में तो बैकफिलिंग का काम हो रहा है, इस वाले एरिया में तो कॉलम का शटरिंग का काम हो रहा है। तो क्या हो रहा है, सारे एक्टिविटीज पैरेलली हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं कि पूरे बिल्डिंग का एक बार एक्सकवेशन करूंगा, फिर इसके बाद पूरे बिल्डिंग का मैं पीसीसी कराऊंगा, फिर मैं पूरे बिल्डिंग का पसरिया बांधूंगा, फिर मैं कंक्रीटिंग करूंगा। ऐसा करते जाओगे देन इट विल बी लाइक 4-5 साल का प्रोजेक्ट। हमें कभी पैरेलल एक्टिविटीज करना है, साथ साथ में दोनों एक्टिविटीज करेंगे। इसको और भी अच्छी तरह से सीखना है आपको, मेरा प्लानिंग इंजीनियर का कोर्स है, वहां पे एक्सप्लेनेशन दिया है। पर अभी के लिए इतना याद रखना, ठीक है? सो दैट इज वाई हमने प्लान जब बनाया तो क्या लेकर यहाँ पे 5 अगस्त, मतलब अर्थवर्क आप 1 अगस्त को स्टार्ट करो। ये अर्थवर्क स्टार्ट करने का 4 या 5 दिन के बाद ही आप अपना पीसीसी वाला काम स्टार्ट करो। तो पीसीसी में 5 अगस्त को स्टार्ट करूंगा, लेटर से पीसीसी करने के लिए मैं 30 दिन लूंगा। 4 सितंबर को मेरा पूरा बिल्डिंग का पीसीसी खत्म हो जाएगा। फिर अगर क्या पूरा पीसीसी होने के बाद रीइंफोर्समेंट स्टार्ट करने जरूरत नहीं है। तो अगेन पीसीसी होने का 4 दिन के बाद अगेन मैं अपना रीइंफोर्समेंट का काम स्टार्ट करूंगा, फुटिंग मेश बांधने का। 9 अगस्त को स्टार्ट करूंगा, 30 दिन का टाइम लूंगा, 8 सितंबर को फिनिश करूंगा। अगेन रीइंफोर्समेंट बांधने के बाद मेरे को शटरिंग करना है कि नहीं, जैसे जैसे 4-5 फुटिंग तुम्हारा रेडी है, तुम तुरंत उसका शटरिंग करो। तो 11 अगस्त को शटरिंग स्टार्ट करूंगा, 30 दिन लगेगा, 10 सितंबर को फिनिश करूंगा। कॉन्क्रीट फॉर फुटिंग 13 अगस्त को स्टार्ट करूंगा, 12 सितंबर तक फिनिश करूंगा। मतलब मेरा अर्थवर्क से लेके मेरा जो कॉन्क्रीटिंग फॉर फुटिंग का है ना, वो पूरा 42 डेज लगेगा मेरे को इस पूरे बिल्डिंग में करने के लिए। तो बीइंग अ साइट इंजीनियर आपका ड्यूटी रहेगा कि 1 अगस्त को आपने एक्सकवेशन स्टार्ट किया, मेक श्योर कि 31 अगस्त के अंदर अंदर आपको एक्सकवेशन खत्म करके देना है। अगर आपने सही से काम नहीं किया साइट पे, तो इंस्टेड ऑफ 31 अगस्त, अगर लेटेस्ट से आपने 5 सितंबर पे खत्म करके, तो आपका जो 42 डेज लेने वाले थे आपका 47 डेज में जाएगा। क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट को साइन करते हो ना, आपको एक स्टार्ट डेट दिया जाता है कि इस दिन को आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, और आपको एंड डेट किस दिन को आपको हैंड ओवर करना है, वो दिया जाता है। उसके अकॉर्डिंग हमने पूरा प्लान बना के रखा है, प्लानिंग इंजीनियर ने इस तरह से पूरा प्लानिंग करके रखा है उसने। ठीक है। अब तुम यहाँ पे डिले करोगे एज ए साइट इंजीनियर, डेफिनेटली आगे जाके आपके प्रोजेक्ट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो फिर आपको क्या होगा, ऑफकोर्स थोड़ा डिले होगा तो आपको एक्सटेंशन ऑफ टाइम दिया जाएगा, नहीं तो पेनल्टी होगा। जैसे एक एक दिन अगर आप डिले करोगे हैंड ओवर, तो आपको एक एक दिन में 1 लाख 2 लाख 3 रुपए का फाइन पड़ेगा। दैट इज वाई वी हैव टू डू ऑल द प्लानिंग एंड ऑल। ठीक है, समझ में आ रहे? फाइन, यू गॉट एन आइडिया। इस तरह से पूरा हम बना के रखते हैं इस तरह से। लेकिन इसके लिए अलग सा कॉन्सेप्ट सीखना है, इसीलिए आपको फर्स्ट साइट, इसलिए मैं बोलता हूँ ना,
कि ऑलवेज स्टार्ट योर करियर एज अ साइट इंजीनियर। जब तक तुम साइट पे काम ही नहीं करोगे, आपको पता कैसे चलेगा कि एक्टिविटी में कितना दिन सब लगेगा एंड ऑल। ठीक है, फाइन, दिस इज अंडरस्टूड, इतना समझ में आएगा तो काफी है। दिस इज ऑल अबाउट द प्लानिंग, तो आपको इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है ताकि कल आप प्लानिंग इंजीनियर वाले पोजीशन में जाके अप्लाई कर सके। इसके बाद मैं आपको कुछ और चार्ट्स दिखा दूंगा। जैसे यहाँ पे देखो, जब आप साइट पे काम करते हो तो ये आपका डायरेक्ट मैन पावर का हिस्टोग्राम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस पूरे बिल्डिंग में क्या क्या मशीनरी आपको चाहिए, मतलब क्या क्या आपको लेबर्स चाहिए। अर्थवर्क के लिए लेबर चाहिए, कंक्रीट का काम के लिए लेबर चाहिए, फॉर्मवर्क शटरिंग के लिए लेबर चाहिए, स्टील बांधने के लिए आपको लेबर चाहिए, ब्लॉक एंड ब्रिक वर्क के लिए लेबर चाहिए। इस तरह से जितने भी लेबर्स आपको चाहिए हमने सारे यहाँ पे लिखा है। फिर आपका जो प्रोजेक्ट है, लेट्स से दिसंबर 19, मतलब दिसंबर 2019 का प्रोजेक्ट है, तो दिसंबर मंथ में आपको कोई बंदा जरूरत नहीं है, क्योंकि शायद ये वाला प्रोजेक्ट जो है दिसंबर, यहाँ पे क्या चाहिए, मिसल ओके, यहाँ पे यूजुअली आपका लेट्स से मोबिलाइजेशन वाला स्टेज होगा। आपका जो रियल प्रोजेक्ट होगा जनवरी मंथ से स्टार्ट होगा। तो अर्थवर्क करने के लिए आपको 40 लेबर चाहिए, कंक्रीट का काम करने के लिए 25 लेबर चाहिए, शटरिंग का काम करने के लिए 18 लेबर। इस तरह से हमें मैन पावर का एनालिसिस करना होता है। अब ये सब कैसे करें, थोड़ा हाई लेवल का है, पर मैं बताऊंगा आप इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हमने जनवरी मंथ हो गया, फरवरी, मार्च, हर एक मंथ का मेरे पास मैन पावर का डेटा है। अगर मेरे पास इतने मैन पावर से अर्थवर्क करने के लिए इतना लोग हैं, तभी जाके मेरा प्रोजेक्ट जो है, जैसे दिसंबर 19 से लेके जैन 21 तक मैं हैंड ओवर कर सकता हूँ अपने प्रोजेक्ट को। तो ये आपका प्लानिंग होता है जो यूजुअली आपका प्लानिंग इंजीनियर करता है। बट वो आपको वहां तक वेट नहीं करने, बीइंग अ साइट इंजीनियर आपको कैसे इसको इंप्लीमेंट करना वो मैं आपको आगे बता दूंगा अभी। ठीक है, ये वाला आइडिया मिल गया। फाइन, इस तरह से हम ना ये सारे आपका एमएस प्रोजेक्ट, एक ये आता है सॉफ्टवेयर आता है। अगेन सॉफ्टवेयर सीखने से तुम प्लानिंग इंजीनियर नहीं बनोगे, प्लानिंग इंजीनियर तुम साइट से सीखते सीखते आ जाओगे। एमएस प्रोजेक्ट और प्राइमरा एक टूल है इसको थोड़ा इजी करने के लिए। तो हम एमएस प्रोजेक्ट में देखो इस तरह से पूरा एक्टिविटीज करेंगे कि आपका डिजाइन अप्रूवल का माइलस्टोन कब होगा, प्रोजेक्ट कब स्टार्ट करोगे, क्या क्या काम रहेगा, ये पूरा हमने एक्टिविटीज यहाँ पे सेटअप कर लिया है। देखो पूरा एक्टिविटीज है। ठीक है, जैसे टेंडर एंड डॉक्यूमेंट हो गया, प्रोक्यूरमेंट वाला स्टेज हो गया, फिर आपका कंस्ट्रक्शन फाउंडेशन का काम कितने दिन लोगे, 157 डेज लोगे, कब स्टार्ट करोगे कब एंड करोगे। इस तरह से हमने पूरा एक्टिविटीज, देखो पूरा एक्टिविटीज बना के रखा है। समझ में आ रहा है ना। तो ये सारे चीज आपने कॉलेज में एक प्रोजेक्ट, आपने कॉलेज के टाइम में ये वाला सीखा था ना, सीपीएम एंड पर्ट, हाँ वही वाला है। क्रिटिकल पाथ क्या होता है, क्रिटिकल एक्टिविटी, जितने भी रेड कलर में आ रहे सर आपके क्रिटिकल एक्टिविटीज होते हैं। तो इस तरह से देखो पूरा इन्होंने स्केड्यूल बना के रखे, पूरा स्केड्यूल है। जस्ट 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 सी कितना एक्टिविटीज है इसमें। आपने ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, इसमें 7,000 एक्टिविटीज है। देर इज 7,000 एक्टिविटीज। यहाँ पे लास्ट, यहाँ पे हैंडिंग ओवर वाला वर्क, कंप्लीशन कंप्लीशन वाला वर्क है, यहाँ आपका कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आपको पूरा प्लानिंग करना होता है। अब ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, हमको एक चीज समझ में नहीं आया सर, व्हाट इज दैट। सर ये जो आपने यहाँ पे किया ना कि 30 दिन 30 दिन, ये सब 30 दिन कैसे लिया आपने। और आपने यहाँ पे देखो सर ये वाला सब, आपने यहाँ पे ना 32 डेज कैसे आ गया, 57 डेज कैसे आ गए। तो उसका जो आंसर होता है वो होता है कंस्ट्रक्शन साइट पे। मतलब क्या, जब आप साइट पे काम करते हो, ठीक है, अभी तक आपने क्वालिटी के ऊपर फोकस किया, ठीक है, आपको एस्टिमेशन करना आता है उसके ऊपर आपने फोकस किया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से, आई गिव अ स्मॉल एग्जाम्पल, एक मिनट, इसी का ही एग्जाम्पल लूंगा, छोटा ही एग्जाम्पल लूंगा, ठीक है। ओके, चलो यहीं से स्टार्ट करूंगा। जस्ट 1 मिनट। हाँ, ठीक है। तो बीइंग अ साइट इंजीनियर, जब एक कारपेंटर लोग यहाँ पे शटरिंग लगा रहे थे ना, शटरिंग लगा रहे थे कारपेंटर लोग, तो आपको देखना है कि एक जो कारपेंटर है साइट पे सुबह 9 बजे को अपना काम स्टार्ट करेगा, लेट से शाम 5-6 बजे को काम करेगा नॉर्मल कंस्ट्रक्शन साइट पे। तो सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक उस बंदे ने कितने स्क्वायर मीटर का शटरिंग किया था। जैसे एक कारपेंटर होता है, एक हेल्पर होता है यूजुअली, तो एक कारपेंटर और एक हेल्पर ने एक दिन में कितना स्क्वायर मीटर या कितना स्क्वायर मीटर का शटरिंग उसने किया। समझ में आ रहा। मान लो आपने देखा कि एक दिन में वो बंदा लेट से 10-12 स्क्वायर मीटर का शटरिंग करे, तो आज आपने देखा, कल भी देखो वो बंदा कितना करेगा, परसों भी देखो। जब आप देखते रहोगे एक हफ्ते तक, तो आपको एक एवरेज वैल्यू मिलेगा कि कल उसने 10 स्क्वायर मीटर किया, आज उसने 11 स्क्वायर मीटर किया, परसों भी उसने 10 स्क्वायर मीटर किया,
और परसों उसने अगेन लेट से 12 स्क्वायर मीटर किया, 12 स्क्वायर मीटर का शटरिंग वो उस बंदे ने एक दिन में किया, 8 घंटे में। तो आपके पास एक डेटा रेडी हो गया कि अगर मैं एक कारपेंटर और एक हेल्पर को लगा दूंगा कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो वो एक दिन में 10 12 13 स्क्वायर मीटर का शटरिंग कर सकता है। ये आपके पास डेटा हो गया, सिंपल। नेक्स्ट, जो सरिया बांधने के लिए आता है ना, वो ये वाला बार बेंडर, तो उसका भी काम देखो, सुबह 9 बजे 9:30 को स्टार्ट करेगा, शाम 6 बजे तक काम करेगा लेटर से। तो उसने कितना केजी का स्टील बांधा है, कितना केजी का स्टील बांधा है, कितना केजी का लोहा उसने बांधा है, 1 फुटिंग का मेश उसने रेडी किया, जैसे ये वाला काम है। ऐसे ऐसे जो मेशेस होते हैं, उसने कितना मेश बांधा है अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे। तो आपको उसको जाके पूछना है कि यार आज तुमने ना कितना केजी का स्टील बांधा, तुमने आज कितना वो बाइंडिंग वायर, इसको बांधने के लिए बाइंडिंग वायर का भी जरूरत है, तो पूछो कि आज कितना तुम्हारा बाइंडिंग वायर तुमने यूज किया। समझ में आ रहा है? तो ये इसको स्टील बांधने के लिए एक बंदे ने कितना, और उसने कितना टाइम भी लिया, जैसे ये पूरा फुटिंग का मेश बांधने के लिए एक बंदे ने एक एक या दो बारबेंडर ने कितना केजी का स्टील बांधा है इस पर्टिकुलर फुटिंग मेश में। इससे तुम बीबीएस भी निकाल सकते हो, आपके पास एक रफ डेटा रहेगा, उसने कितना टाइम लिया इसको स्टील को बांधने के लिए। तो आपके पास डेटा होगा, लेटेस्ट से एक दिन में इस तरह से उसने 3 फुटिंग का फुटिंग का स्टील बांधा, लेट से 2 मीटर बाय 2 मीटर का फुटिंग का है। तो एक दिन में उसने लेटर से 150 या 175 केजी का उसने स्टील बांधा, तो आपके पास डेटा रेडी हो गया। समझ में आ गया? अब उस डेटा को आप अपने पास स्टोर करते रहोगे। कल आपको प्लानिंग करने, कोई भी बंदा आ गया, अक्षय मेरे पास ना लेटर से 500 स्क्वायर मीटर का शटरिंग का काम है, फुटिंग का, मुझे बताओ तुम कितना दिन में खत्म करके दोगे? तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है, एक बंदा तुम्हारे पास आ गया, या मान लो आप कोई इंटरव्यू में चले गए, उसने बोला कि मेरे पास 500 स्क्वायर मीटर का एरिया है जो मेरे को शटरिंग करना है, मुझे बताओ आप कितने दिन में इसको खत्म करके दोगे? अब आपके पास डायरेक्ट आंसर है ही नहीं ना, ना मैंने इसको पढ़ाया, ना ये कोई टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाएगा। तो आपने साइट पे काम करते हुए आपने देखा था कि एक कारपेंटर और एक हेल्पर एक दिन में कितना, लेट से 12 स्क्वायर मीटर का शटरिंग कर सकते हैं। अभी आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या हो गया? द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज 500 स्क्वायर मीटर का एरिया है, अगर एक बंदा एक दिन में 12 स्क्वायर मीटर का काम कर सकता है, तो निकालो कितना दिन लगाएगा वो काम करने के लिए। तो 500 स्क्वायर मीटर को डिवाइड करूंगा 12 से, क्योंकि एक दिन में वो 12 स्क्वायर मीटर का काम कर सकता है, एक कारपेंटर और एक हेल्पर। तो इस हिसाब से मेरे को 41.67 मतलब 42 डेज। अब 42 डेज लगे, अब वो बोलेगा नहीं 42 डेज तो मैं कर सकता हूँ, आप मेरे को इस काम को ना 20 दिन में खत्म करके दे दो, या लेट से हाँ 21 दिन में खत्म करके दे दो। सिंपल, क्या करोगे? आप मैन पावर को इंक्रीज करो। आप एक कारपेंटर और एक हेल्पर ही 12 स्क्वायर मीटर कर रहा है ना, अगर आप 2 हेल्पर और 2 कारपेंटर को लगाओ, तो डायरेक्टली कारपेंटर कारपेंटर अगर लगाओ तो डेफिनेटली जो 12 स्क्वायर मीटर आपका डबल हो जाएगा, तो आप 24 स्क्वायर मीटर का एरिया कवर कर सकते हो। तो 500 डिवाइड बाई 24 करो, कितना हो गया? ऑफकोर्स वो दिन तो 21 दिन तक आ जाएगा, फिनिश। तो आपने क्या किया, मैन पावर को बढ़ा दिया, टाइम को कम कर दिया। यही काम होता है प्लानिंग इंजीनियर का, यही काम होता है साइट इंजीनियर का, यही काम होता है आपका प्रोजेक्ट मैनेजर का। प्रोजेक्ट मैनेजर को प्रेशर किसका होता है? जल्दी जल्दी काम करके देना है। तो इसका मतलब नहीं सर, तो एक काम करेंगे ना सर, अगर ऐसे ही करना है तो एक लेट से 500 डिवाइड बाय, मैं ना सर 4 हेल्पर 4 कारपेंटर को लगा दूंगा सर। अगर 4 हेल्पर 4 कारपेंटर को लगा दोगे, 12 24 36 48, मतलब एक दिन में 48 स्क्वायर मीटर का काम होगा, तो 500 डिवाइड बाय 48 करेंगे 10, तो 10 दिन में खत्म हो जाए। हाँ 10 दिन में खत्म तो हो जाएगा, पर ये भी देखना है ना, 4 कारपेंटर 4 हेल्पर एक दिन में कितना पैसा ले रहा है। क्या तुम्हारे पास उतना पैसा है उस बंदे को देने के लिए? क्या तुम्हें नेसेसिटी है कि ये जो काम है 500 स्क्वायर मीटर, क्या तुमको 10 दिन में खत्म करके देने का कोई प्रेशर है क्या? जब प्रेशर है ही नहीं तुम्हें, जब तुम्हें क्लाइंट खुद बोल रहा है मैं आपको 20 दिन देने वाला हूँ, तो आप आराम से 2 कारपेंटर 2 हेल्पर लगा के काम कराओ ना। तुम्हें फालतू में 4 हेल्पर 4 कारपेंटर लगा के आपका लेबर का कॉस्ट क्यों इंक्रीज कराना है? समझ में आ रहा है? अभी तुम किस डायरेक्शन में सोच रहे हो? यू आर थिंकिंग फ्रॉम प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू, यू आर थिंकिंग फ्रॉम मनी पॉइंट ऑफ व्यू, यू आर थिंकिंग फ्रॉम क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू, यू आर थिंकिंग फ्रॉम प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू। तो बीइंग अ साइट इंजीनियर, इस डायरेक्शन में आपको थिंक करना है। ठीक है? तो यू गॉट अ डिफरेंट पिक्चर फ्रॉम दिस लेक्चर। तो दैट इज अ रीजन आई शो यू वन मोर थिंग। यहाँ पे देखो एक प्रोडक्टिविटी का चार्ट है, ये आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, नो प्रॉब्लम, बट अगेन आई वुड सजेस्ट आप खुद से बना लो अपने साइट पे। कंस्ट्रक्शन साइट, छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन साइट पे भी काम करोगे डजेंट मैटर, बड़े कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करोगे डजेंट मैटर, हर एक चीज नोट डाउन करो। तो यहाँ पे देखो, शटरिंग और फुटिंग, फुटिंग का जो प्लाईबोर्ड का शटरिंग होता है, एक कारपेंटर और एक हेल्पर 13 स्क्वायर मीटर का काम एक दिन में कर सकते हैं।
अब ये 13 स्क्वायर मीटर क्या कांस्टेंट है? नहीं, दिस डिपेंड फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। रेसिडेंशियल का अलग वैल्यू आ सकते हैं, कमर्शियल का अलग है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का वैल्यू अलग आ सकते हैं। डिपेंड करेगा लेबर कहाँ से ला रहे हो। अगर आप मालदा कोलकाता वाले लेबर ला रहे हो तो थोड़ा जल्दी अच्छे काम करते हैं। अगर आप गांव वाले लेबर को लगाओगे, आपको पता है सुबह बंदा 9:30 को आएगा, शाम में 4 बजे को निकलेगा, और एक दिन में 3 बार वो नाश्ते के लिए जाएगा, खाने के लिए, तो प्रोडक्टिव निकलेगा कहाँ से? सो दिस डिपेंड्स ऑन लेबर टू लेबर। ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन रीजन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हमारे चेन्नई में आके कब सब काम करोगे तो यहाँ पे बहुत धूप है। अगर आप राजस्थान में जाओगे बहुत धूप है। अगर धूप भी बहुत है तो वहां पे ना लेबर को तो गर्मी लगेगा, तो वो जल्दी जल्दी बांध नहीं पाएगा, जल्दी जल्दी शटरिंग का काम नहीं कर पाएगा। तो ये जो 13 स्क्वायर मीटर का आउटपुट नहीं बन पाएगा, तो 10 स्क्वायर मीटर का आउटपुट होता है। ठीक है। पर अगर क्लाइमेट अच्छा है तो डायरेक्टली प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो। पर अगर रेनी सीजन है तो अगेन प्रोडक्टिविटी कम होगा। बारिश के टाइम जैसे हमारे साइड में बारिश मतलब 4 महीने लगातार बारिश ही होता है। ओके। तो वो सारी चीज आपको थिंक करके प्लानिंग करना होता है। समझ में आ रहा है? यू गेटिंग एन आइडिया? तो बीइंग अ साइट इंजीनियर, इसके ऊपर आपको फोकस करना है। अगर आप इसके ऊपर फोकस करोगे, डेफिनेटली जब आप कल दूसरे इंटरव्यू में जाते हो, अच्छे कंपनी के इंटरव्यू में जाते हो या प्लानिंग इंजीनियर का पोजीशन में जाते हो, आपके पास पूरा डेटा रेडी है। गो एंड टेल कि सर मेरे को पता है। नहीं तो फॉर एग्जाम्पल आप किसी इंटरव्यू में चले गए, तो आपने कहा कि मेरे को ना G+5 बिल्डिंग का एक्सपीरियंस है। ठीक है, वो बंदा सीधा सीधा पूछेगा, ठीक है, तो एक स्लैब बनाने में अपना कितना सरिया आपको लगा, कितना टाइम आपको लगा? तो आपने कभी सोचा ही नहीं ना। आप तो पूरे दिन स्टार्टर कंक्रीट लगाना, शटरिंग लगाना, रीइंफोर्समेंट लगाना, लेबर को लेके आना, कंक्रीटिंग कराना, चेकलिस्ट साइन करने में बिजी थे। आपने कभी इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। अब डायरेक्टली, क्योंकि जब वो बंदा ऊपर पोजीशन में, वो कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से थिंक करेगा, उसको प्रोजेक्ट जल्दी खत्म करके देना है। तो तुम अगर ये डेटा लिखते जाओगे कंस्ट्रक्शन साइट पे और आपके पास ये सब नॉलेज है, डेफिनेटली आप 1.5-2 साल के अंदर अच्छे सीख के ना प्लानिंग इंजीनियर, QS इंजीनियर, ऐसे वाले पोजीशंस में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यू गॉट एन आइडिया? दैट्स इट। अब एक और क्वेश्चन कि सर, एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि सर ये प्रोडक्टिविटी समझ में आ गया, ये प्रोडक्टिविटी तो समझ में, पर प्रोडक्टिविटी का काम क्या है? ये प्रोडक्टिविटी तो आपको समझ में आ गया, पर ये प्रोडक्टिविटी का काम क्या है? ये आपको BOQ पता है? मैं आपको BOQ पढ़ाया था। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कंक्रीट का काम है, PCC, आपके पास क्वांटिटी है। क्वांटिटी कितना है? 23 क्यूबिक मीटर का क्वांटिटी है। तो आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल मैं शटरिंग का एग्जाम्पल लूंगा, यहाँ पे आ जाओ। क्योंकि मैं क्यों बता रहा हूँ ये सारी चीज, ऑल दिस थिंग्स आर इंटरलिंक्ड। ठीक है। जैसे ये वाला देखो, शटरिंग का काम है, तो कितने स्क्वायर मीटर का शटरिंग का काम है आपको? 152 स्क्वायर मीटर का शटरिंग का काम है। ठीक है। तो आपका एक कारपेंटर और एक हेल्पर एक दिन में कितना कर सकते हैं? 12 स्क्वायर मीटर। तो आप इसी वैल्यू को डिवाइड करो, 152 स्क्वायर मीटर इज एंटायर शटरिंग इन एंटायर प्रोजेक्ट। एक बंदा अगर 12 स्क्वायर मीटर कर सकते तो कितना दिन लगेगा? 152 डिवाइड बाई 12 कर दो, कितना होगा? 12.66, लेट से 13 डेज लगेगा। ठीक है। तो आपने 13 डेज निकाला, दैट्स इट। ये 13 डेज का ये हम यहाँ पे प्लानिंग करते हैं। ये वाला जो प्लानिंग हमने किया है, ये 13 डेज शटरिंग का काम फॉर्म वर्क की तरह मैं यहाँ पे 13 लिखूंगा, बस। समझ में आ गया? तो नाउ यू आर एबल टू कनेक्ट द डॉट। साइट एग्जीक्यूशन क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर का रोल क्या है, QS का रोल क्या है, प्लानिंग इंजीनियर का रोल क्या है। अगर आप साइट इंजीनियर से स्टार्ट करोगे, अपने आपको स्टार्ट तो साइट इंजीनियर से ही करना है, इफ यू आस्क मी। पर धीरे धीरे ये सब सीखते चले जाना, स्टेप बाय स्टेप। जब सीखोगे 1.5-2 साल के अंदर, तुम प्लानिंग इंजीनियर का पोजीशन में अप्लाई करो, QS की पोजीशन में अप्लाई करो, देन यू डोंट हैव टू कंप्लेन कि मेरे को साइट में रोज 12, 13, 14 घंटे काम करना है। तुम सीखो ना, तुम स्किल्स बिल्ड करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे ना। दैट्स इट। ठीक है, आई थिंक एवरीथिंग आई हैव कवर्ड। ये वाला हो गया। या दिस इज थॉट प्रोडक्टिविटी इज थॉट, एवरीथिंग आई थॉट। दैट्स इट। ठीक है। तो आज से जितना भी मैं आगे पढ़ाऊंगा इस कोर्स में, आपको आपको मैं अगेन सेम चीज नहीं रिपीट करूंगा। आपको थिंक करना है, आप क्या क्या थिंक करोगे। हाँ, इस पूरे में कितना एरिया का शटरिंग लगा है, नोट डाउन करो। ठीक है, इसको करने के लिए कितना बंदा लगेगा, फाइन। अब तुमने कवर ब्लॉक रखा है, तो कितने कवर ब्लॉक रखा है? 1 रुपए का एक या 2 रुपए का कवर ब्लॉक आता है, तो देखो कि इसमें कवर ब्लॉक का प्राइस कितना है। शटरिंग करने के लिए कारपेंटर का क्या रेट है आज मार्केट में? एक दिन में वो 800, 900, 1,000, 1,200 रुपये लेता है। उस हिसाब से काउंट करो कि उस आज एक दिन में आपने कितने कारपेंटर को लगाया। लेट्स से फॉर एग्जांपल 4 कारपेंटर आपके साइड पे काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, इसी एग्जांपल को लेंगे। इसी एग्जांपल को लेंगे। चलो, 4 कारपेंटर काम कर रहे हैं, 4 बारबेंडर काम कर रहे हैं, और 4 आपका अनस्किल्ड लेबर काम कर रहे हैं। तो बताओ आज के दिन में आपने कितना पैसा उनको दे रहे हो, क्योंकि आपको पे करना है ना। तो 4 कारपेंटर लेटे से एक दिन में लेट से 1,200 रुपये लेंगे, तो कितना हो गया? कॉस्ट निकालो। 4 इंटू लेट से मैं 1,000 ही पकड़ रहा हूँ, ठीक है, 4,000। तो ये बन गए 4,000। ठीक है।
लेटेस्ट से आपके साइट पे चार बारबेंडर काम करे, लेट से बारबेंडर भी आपका 1,000 रुपये ही लेगा, वो भी 4,000 हो गया। लेट से आपके साइट पे लेट से चार अनस्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड एक दिन में लेट से 750 रुपये लेगा और 500 रुपये लेगा, आप मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 3,000। तो टोटल आपके एक दिन का खर्चा कितना है? चार चार आठ, आठ और तीन 11,000। तो 11,000 रुपये का खर्चा है कंपनी को पर डे, आप इस लेबर के ऊपर। तो उस 11,000 खर्चे के लिए आपने कितना काम करके दिया उनको, निकालो प्रोडक्टिव ए वाला, निकालो कितना कितना ये, कितना कितना अमाउंट का काम आपने करके दिया है। वो काम करना है तो देखना है कि क्या आपका प्रॉफिट, क्या आपका जो प्रोजेक्ट है प्रॉफिट में जा लॉस में जा रहा है। आप ज्यादा लेबर के ऊपर खर्च करा रहे हो पर वो आउटपुट ही नहीं दे पा रहे, तो प्रोजेक्ट तो लॉस में ही जाएगा ना। समझ में आ रहा है? दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक, नॉट ओनली अब ये जो थिंकिंग है ना, दिस इज फॉर ऑल द प्रोजेक्ट, डोंट थिंक सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। बड़े प्रोजेक्ट का इंपॉर्टेंट है, अगर आप खुद से ओन कंस्ट्रक्शन कंपनी भी खोलना चाहते हैं या खुद से अगर आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, ये सारी चीज आप सीखो। ठीक है, ताकि कल आपको पूरा कॉस्ट का नॉलेज रहेगा, आपको पता है इवन बिफोर यू टेक अ प्रोजेक्ट, आपको पता है कि इसमें कितना कॉस्ट लगने वाला है, कितना लेबर लगने वाला है, सब कुछ आपको आइडिया है। जब तक आप डेटा नहीं लिखोगे याद नहीं रहेगा। एंड ये सब वैल्यू आपको, ये सब चीजें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई भी यूट्यूब चैनल में कहीं पे भी आपको नहीं मिलने वाला, बिकॉज वहां पे आपको एग्जीक्यूशन पढ़ाया जाएगा। दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक। ठीक है, दैट्स इट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर लेक्चर जो मेरे को समझाना था। एक और चीज मेरे को बताना है, क्योंकि मैंने इंग्लिश वाले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, वो मैं आपको बता दूंगा। या फॉर अगर आपको याद है, अ, 2-3 लेक्चर पहले मैंने आपको कहा ना, अगर आप एक साइट इंजीनियर हो तो आपका रोल क्या रहेगा साइट पे, जब आपका ट्रांसिट मिक्सर आएगा उसका बैच रिपोर्ट चेक करना है, वो सारी चीज मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था यहाँ पे कि आपको प्लानिंग सब ये सब आपको करना है। राइट, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा एज अ काइंड ऑफ अ केस स्टडी। यहाँ पे लेंगे फॉर एग्जाम्पल लेट अस से, आपको ना इतना एरिया का ये वाला नहीं चाहिए। हाँ, लेट से आपको ये जो एरिया है ना, यहाँ पे ये वाला शटरिंग है, इस यहाँ पे जो शटरिंग मार के रखा है यहाँ पे आपको कॉन्क्रीटिंग करना है। ओके, कॉलम का कॉन्क्रीटिंग करना है लेट अस से, और आपने उसका क्वांटिटी निकाला। क्वांटिटी निकालने के बाद आपको पता चला कि इसमें ना आपको ना लेट अस से 34 क्यूबिक मीटर का कंक्रीट लगेगा। अब मार्केट में जो ट्रांजिट मिक्सर है वो 7 m³ का है, 8 m³ का है, 9 m³ है। लेट से आपने 7 m³ का कंक्रीट मंगवाया। तो अगर आपने 7 m³ का कंक्रीट मंगवाया तो ऐसे आपको 5 ट्रक्स चाहिए, यू रिक्वायर 5 ट्रक्स। तो कितना आपका कंक्रीट आएगा? 35 क्यूबिक मीटर का कंक्रीट आएगा। आपको कितना जरूरत है? आपके साइड पे सिर्फ 34 क्यूबिक मीटर की जरूरत है। तो जब ट्रांजिट मिक्सर में आया था, कितना आया? वो आ गया आपका 35 क्यूबिक मीटर। तो 1 क्यूबिक मीटर आपका एक्स्ट्रा आ गया। तो क्या करोगे उस एक्स्ट्रा 1 क्यूबिक मीटर के लिए? वेस्ट तो नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? अगेन बीओक्यू में आ जाओ। क्या लिखा है बीओक्यू में? अगर आप 1 क्यूबिक मीटर का कॉन्क्रीट कर रहे हो, उसका कितना प्राइस है? 4,500 नॉट दिस वन ना, ये कॉन्क्रीट के M20, हाँ। तो उसका जो प्राइस है मार्केट में, ये वाला नहीं है, 1 मिनट, 1 मिनट में आपको आई थिंक, चलो आपको इतना तो पता है, वो नहीं मिल रहा है, एक्सेल शीट नॉट रिक्वायर्ड। तो 1 क्यूबिक मीटर आपको 6,500 7,000 का पड़ेगा। तो आप 1 क्यूबिक मीटर वेस्ट करोगे तो आपने 7,000 का घाटा किया अपने कंपनी को। तो फिर वो एक क्यूबिक मीटर क्या करोगे? तो इन दैट केस आपको ये फर्स्ट ही प्लान करके रखना है। अगर 1 क्यूबिक मीटर एक्सेस आ रहे हैं, आप देखो कि अगर आसपास में कोई और कंस्ट्रक्शन चल रहा है आपके कंपनी का ही, आप 1 क्यूबिक मीटर उनको भेज देना, तो वो बगल वाला साइट यूज करेगा, वो अगर आपका ही कंपनी का है तो। नहीं तो दूसरा ऑप्शन है, ये जो पीसीसी का काम होता है कभी कभी, तो 1 क्यूबिक मीटर का जो है ना आप पीसीसी में डाल देना। ठीक है, पर अगेन प्रॉब्लम, पीसीसी यूजुअली M7.5 और M10 ग्रेड का होता है। आपका जो कॉन्क्रीट है लेट्स से M20 ग्रेड का है कॉलम में, तो यूजुअली दे डोंट अलाउ सम टाइम, बट आप एक डाल सकते हो, क्योंकि ना आप हायर M10, M20 इज हायर देन M10। तो आप M20 पे आपके पीसीसी में डालोगे, नो प्रॉब्लम, उससे क्लाइंट का अप्रूवल आप ले लो। नहीं तो कभी कभी कंस्ट्रक्शन साइट में छोटा सा एक स्टार्टर कॉन्क्रीट होता है, आगे बता दूंगा स्टार्टर कॉन्क्रीट क्या है। तो स्टार्टर कंक्रीट में इसको भर दो। नहीं तो अगर कोई छोटे जगह पे कोई रिटेनिंग वॉल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहां पे जाके इसको डाल, पर यू आपको वेस्ट नहीं करना है। इसीलिए जब आप कंक्रीट को ऑर्डर करते हो, फर्स्ट ही थिंक करो कि अगर एक्सेस कंक्रीट आएगा तो उसको कहाँ पे मैं उसको डिवेट करा सकता हूँ, कहाँ पे उसको सेंड करने। ये सारी चीज आपको साइड पे भी थिंक करना होता है। ठीक है, दैट्स इट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्लानिंग वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। आज के बाद जितने भी काम अपने आसपास वाले एरिया में आप देखोगे, क्वालिटी देखो, क्वालिटी के साथ ये देखो उसमें कितना खर्चा गया है। तीसरा आप देखो उसका प्लानिंग कैसे किया है, और ये जो जितने भी लेबर्स काम कर वो कितना कितना प्रोडक्टिविटी निकाल रहे हैं। हर एक चीज नोट डाउन करते चले जाना। दैट्स इट। ठीक है, फाइन। सो आई होप यू हैव एंजॉयड माय लेक्चर अप टू हियर। आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।